नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के टॉप 60 जो एमसीक्यू हैं उसे कवर करेंगे। ये टॉप 60 में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के हिस्से होते हैं उन सभी को कवर कर लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में इस पर बेस्ड स्टेटमेंट वाला सवाल आए, एसर्शन रीजन वाला आए, कथन कारण वाला आए, या फिर सिंपल से सवाल पूछे जाएँ, आप सभी प्रकार के सवालों को हल कर सकें। ध्यान से अगर आपने किया हुआ है पहले, तो हर सवाल का आंसर भी निकालने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। इससे पहले मैंने NFHS 6 के डेटा पर आधारित सारे सवाल करवा चुका हूं। मैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे का मैं सारे MCQ को करवा चुका हूं। बिहार बजट का भी MCQ मैंने करवा दिया है। इकोनॉमिक सर्वे एंड केंद्रीय यूनियन बजट का भी हम लोग इसी प्रकार से डिटेल MCQ कर लेंगे। शुरू करते देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 27 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 25-26, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड रियल GDP ग्रोथ फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 27 पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 6.8 से 7.2% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इसका अनुमान हमारे इकोनॉमिक सर्वे 25-26 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बजट जो इस बार आया है उसका ईयर होगा 2026 से 2027, जबकि इकोनॉमिक सर्वे का जो ईयर है वो कितना होता है, तो 25-26 ही होता है। आर्थिक समीक्षा 25-26 की अर्थव्यवस्था की स्थिति अध्ययन के अनुसार विभिन्न भू राजनीतिक संघर्षों, ऊर्जा तकनीक के रणनीतिक उपयोग जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने एक मजबूत विकास गति बनाए रखी है, और वित्त वर्ष 27 के लिए जो दर रखा गया अनुमान वो 6.8 से 7.2 के बीच में रहेगा। लेकिन अगर कोई भी युद्ध वगैरह नहीं हुआ तो हम बियॉन्ड 7.2 के भी जा सकते हैं। भारत के विकास चालकों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत के ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 26 में नाममात्र GDP में निजी खपत की हिस्सेदारी 61.5% के अनुमानित है। प्राइवेट कंजम्पशन वित्त वर्ष 26 में नाममात्र GDP निवेश की हिस्सेदारी 25% होने का अनुमान है। ऊपर दिए गए कथन में से कौन से सही हैं, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आंसर कि कौन सा इसमें से सही दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 यहाँ पर सही है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वित्त वर्ष 26 में नाममात्र GDP में प्राइवेट कंजम्पशन की हिस्सेदारी 61.5% रहने का अनुमान है। कथन 2 पूरी तरह से गलत है, क्योंकि निवेश की हिस्सेदारी घटने के बजाय बढ़ने या स्थिर रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 26 के लिए 30% अनुमानित है। तो ये 30% है और ये घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, बढ़ करके 30% हो जाएगा। इसीलिए दूसरा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। रिफॉर्म एक्सप्रेस के साथ भारत की संभावित GDP वृद्धि 7% तक पहुँच गई है। कारण ये बताया गया है कि यह पूंजी संचय, श्रम इनपुट, औपचारीकरण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे UPI हो गया या फिर ई-नाम हो गया इत्यादि, जैसे कुल कारक उत्पादकता सुधारों द्वारा ये संचालित है, जिसके कारण से हमारी ग्रोथ जो है वो 7% तक पहुंच गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या दोनों सही हैं? सही व्याख्या भी दिया हुआ है। तीसरे का आंसर हो जाएगा D, अर्थात A और R दोनों सत्य हैं और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है, सही दिया हुआ है। समीक्षा के आर्थिक समीक्षा के पहले अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस माइक्रो इकोनॉमिक आधार और सतत सुधार, जो छोटे स्तर पर हमने सुधार किए हैं और लगातार जो हम सुधार करते आ रहे हैं, इसके कारण से हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ रेट बेहतर मिल रहा है, के कारण भारत की संभावित GDP वृद्धि दर 7% तक पहुंच गई है। इसका मुख्य कारण पूरी तरह सटीक है, क्योंकि इसमें पूंजी संचय, सतत पूंजीगत व्यय जिसको हम लोग कहते हैं, लॉजिस्टिक सुधार जो है, ये 2 चीज़ों को इसमें मेन मुद्दे के रूप में स्वीकार किया गया है। श्रम इनपुट, अधिक औपचारीकरण, कौशल विकास,
कुल कारक उत्पादकता, डिजिटल अवसंरचना, नियमों का सरलीकरण, रूल रेगुलेशन को कम करना, इस तरह के जो रिफॉर्म है जिसके कारण से हमारी इकोनॉमी को पुश मिल रहा है। वित्त वर्ष 26 बजट अनुमान के लिए जीडीपी के परसेंटेज के रूप में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 4.4% यह अनुमानित है, 4.4% इसका आंसर बी हो जाएगा। राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन के विश्वसनीय मार्ग का पालन करते हुए सरकार ने राजकोषीय घाटा को लगातार कम किया है। राजकोषीय घाटा जो है सरकार का, इसको हमने कम किया है और यह कितना रहना चाहिए भाई? तो यह वित्त वर्ष 21 के लिए 9.2% के उच्च स्तर से घट करके 26 के लिए जीडीपी के 4.4% के लक्ष्य तक पहुंच गया है। इसलिए यह बिल्कुल सही है, अपने लक्ष्य के हिसाब से ही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वित्त वर्ष 25 में कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी कितनी थी? कुल कर राजस्व में पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी, डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी कितनी थी टोटल टैक्स रेवेन्यू में, ये पूछा जा रहा है। टोटल जो टैक्स रेवेन्यू हमने इकट्ठा किया है, टैक्स से जो पैसा सरकार को मिला है, उसमें डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी 59% थी, 59% है, 59%। जीएसटी जो है यह इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कर नीति और प्रशासन सुधारों के कारण कर संग्रह में बड़ा ढांचागत परिवर्तन आया है। कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी जो पहले 41% या 52% के स्तर पर हुआ करती थी, वह बढ़ करके वित्त वर्ष 25 में 59% प्रति वर्ष हो गई है। वहीं अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी घटी है। वर्ष 24-25 में कितने आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं? आयकर रिटर्न यानी कि डायरेक्ट टैक्स के लिए कितने लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.2 करोड़ लोगों ने मात्र भी आयकर रिटर्न दाखिल किए हैं। 140 करोड़ की हमारी आबादी है गुरु, उसमें 10 करोड़ लोग टैक्स नहीं देते हैं। डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई दे रहा है। प्रत्यक्ष कर के आधार के व्यापक विस्तार को दर्शाते हुए 24-25 में कुल 9.2 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। यहाँ कर 21-22 में 6.9 करोड़ की तुलना में कर अनुपालन औपचारीकरण में भारी वृद्धि को प्रमाणित करता है। अर्थात सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स इकट्ठा करवाने में सफल रही है, टैक्स चोरी कम हो रही है। जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत अवगुण अहितकर वस्तुएं, डिमेरिट गुड्स जिनको कहा जाता है, खराब वस्तुएं जिनको कहा जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती हैं, उपकर सहित, सेस सहित कर लागू दर क्या है, उन पर कितना टैक्स लिया जाता है? जीएसटी 2.0 जो सितंबर में रिफॉर्म किया गया, इसका आंसर हो जाएगा डी। उस पर 40% का टैक्स लिया जाता है, जैसे सिगरेट वगैरह जो हैं वो इसी में आते हैं। जीएसटी 2.0 में इसमें 18% मानक स्टैंडर्ड और 5% योग्यता मेरिट दर शामिल है, जबकि अवगुण या अहितकर वस्तुओं पर उपकर सहित कुल 40% कर की दर निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय महामारी से पहले के औसतन जीडीपी के 2.7% से बढ़ करके वित्त वर्ष 25 में कितने परसेंट हो गया? तो यह 4% के करीब में हो गया है। प्रभावी पूंजीगत व्यय, प्रभावी पूंजीगत व्यय, प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल जो खर्चा कर रही है वो, प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट उनके द्वारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ये तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो इसको हम लोग कहते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय। इसको प्रभावी पूंजीगत व्यय कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर जोर रहा है। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय, जिसमें पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान भी शामिल है, महामारी से पहले 2.7% औसत से काफ़ी बढ़ करके वित्त वर्ष 25 में सकल घरेलू उत्पाद का 4% हो गया है। तो इसका आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट सवाल है किसके बारे में? तो एनपीए के बारे में। जीएनपीए ग्रॉस एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। सितंबर 2025 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का अनुपात क्या था? इनका अनुपात क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई?
ये 2.2% है। इनका कम होना हमारी बैंकिंग के लिए काफ़ी बेहतर है कि उनके पास जितना कम एनपीए होगा वो उतना बेहतर बैंकिंग का कार्य कर पाएंगे। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने परिसंपत्ति गुणवत्ता में कई दशकों का सर्वश्रेष्ठ सुधार देखा है। एससीबीज यानी कि शेड्यूल जो बैंक होते हैं, सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात जो मार्च 2018 में 11.2% था, ये कम होकर के 2.2% पर आ गया। ये काफ़ी बेहतर है हमारे लिए। इसी अवधि में निवल एनपीए, नेट एनपीए भी घट करके मात्र 0.5% हो गया है। तो 0.5% और 2.2% याद रखना आप लोग, सवाल पूछेगा। वित्त वर्ष 25 में अटल पेंशन योजना में कुल कितने सब्सक्राइबर हैं? इस पेंशन योजना के तहत कितने लोग शामिल हैं भाई? आप भी शामिल हो सकते हैं। तो डी हो जाएगा, 641.3 लाख आदमी इसमें शामिल हैं। पेंशन कवरेज के विस्तार के तहत अटल पेंशन योजना ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 16 के 24.6 लाख सब्सक्राइबर से बढ़ करके वित्त वर्ष 25 में इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 641.3 लाख यानी कि 6.4 करोड़ हो गया है। 16 करोड़ से बढ़ करके 16 करोड़ से कितना हो गया भाई? 16 लाख से बढ़ करके 6.4 करोड़ हो गया है। ठीक है। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2025 बीमा प्रचालन को भारत के डिजिटल डेटा सुरक्षा के अनुरूप बनाता है। कारण यह है कि यह पॉलिसी धारकों की सुरक्षा के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को कम करता है। एफडीआई की सीमा को कम किया गया है बीमा में कि बढ़ाया गया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर गलत दिया है। एफडीआई की सीमा को बढ़ाया गया है, न कि कम किया गया है। दिसंबर 2025 में अधिसूचित यह अधिनियम वास्तव में पॉलिसी धारकों की सुरक्षा को मजबूत करता है, डिजिटल डेटा सुरक्षा के ढांचे के अनुरूप बनाता है। हालांकि आर पूरी तरह सत्य है क्योंकि इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उपबंध बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को उच्च करना है, ना कि उसे कम करना है। इसीलिए आर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पूंजी बाजार वित्त वर्ष 25 में प्राथमिक बाजारों से कुल संसाधन जुटाना कितना था? तो यह 218.3 हजार करोड़ है। भारतीय पूंजी बाजार में शानदार विकास हुआ है। प्राथमिक बाजारों के माध्यम से जुटाए गए कुल संसाधन इक्विटी और ऋण दोनों की मात्रा वित्त वर्ष 23 के 75,000 करोड़ से बढ़ करके तीव्र छलांग लगा करके 25 में 218.3 हजार करोड़ मतलब लगभग में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए अब हो गया है। यह निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अक्टूबर 2025 तक 36.18 लाख करोड़ से अधिक वितरित किए गए हैं। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है भाई? तो छोटे छोटे ऋण देने के लिए इसको बनाया गया था, जिसके तहत में ऋण दिया जाता है लोगों को आसानी से, ताकि वो उद्योग धंधे को आगे बढ़ा सकें। कुल सूक्ष्म ऋणों में छोटे ऋण जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो फाइनेंस, 69% ऋण महिला उद्यमियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2, केवल 1 केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। माइक्रो क्रेडिट सूक्ष्म ऋण प्रगति रिपोर्ट के अनुसार पीएमएमवाई के अवित्त पोषित को वित्त पोषित फंडिंग द अनफंडेड करने का 1 दशक पूरा हुआ है। मुद्रा योजना का 10 वर्ष पूरा हो गया 2025 में। इसके तहत अक्टूबर 2025 तक 55.45 करोड़ ऋण खातों के जरिए 36.18 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। यह महिला सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम है क्योंकि 69% ऋण जो हैं महिला उद्यमियों को दिया गया है। पीएम स्वनिधि लाभार्थियों की औसत वार्षिक व्यावसायिक आय में 23 से 25 के बीच कितने % की वृद्धि हुई है? तो यह 20% का ग्रोथ दिखा गया है। स्वनिधि के तहत रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इन लाभार्थियों की औसत वार्षिक व्यावसायिक आय जो है ये 23 से 25 के बीच 20% की ठोस वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 26 अप्रैल दिसंबर 2025 अंतिम में भारत का गैर पेट्रोलियम गैर रत्न आभूषण माल निर्यात कितना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 266.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब में रहा है। 266.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2025 में भारत का कुल माल निर्यात 330.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि गैर पेट्रोल गैर रत्न आभूषण माल निर्यात 266.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब में यह रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत द्वारा कितने मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते संपन्न किए गए हैं? तो भारत ने 8 FTA या CEPA मिलाकर के साइन किया है, CEPA को साइन किया है। भारत अपनी व्यापार साझेदारी का आक्रामक रूप से विस्तार करते हुए पिछले 5 वर्षों में 8 साइन किए, जिसमें मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA के साथ महत्वपूर्ण समझौते भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के साथ भी हमने किया है, UK के साथ जुलाई में साइन हो जाएगा, अमेरिका के साथ वार्तालाप हमारी चल रही है। भारत का चालू खाता घाटा फर्स्ट हाफ यानी कि वित्त वर्ष 26 में नियंत्रण में रहा है, यह कथन दिया गया है। कारण है कि माल व्यापार घाटे की भरपाई सेवाओं के निर्यात और धन प्रेषण द्वारा की गई है, जिसके कारण से हमारा चालू खाता घाटा जो है वो ठीक रहा है, नियंत्रित रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए और आर दोनों सही है और सही सही व्याख्या भी कर रहा है। सही कहा गया है आर्थिक समीक्षा में कि चालू खाता घाटा सुविधाजनक स्थिति में है। फर्स्ट हाफ वित्तीय वर्ष 26 में GDP के मात्र 0.8% पर था। इसका सीधा कारण यह है कि भारत बड़े माल व्यापार घाटे की सफलतापूर्वक भरपाई, मजबूत सेवा निर्यात और विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजे गए शुद्ध धन प्रेषण के जरिए हम अपना चालू खाता घाटा को कम करने में सफल रहे हैं। विश्व स्तर पर 20 से 24 हरित क्षेत्रीय डिजिटल निवेश ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट के लिए शीर्ष गंतव्य कौन सा देश है? इसके लिए गंतव्य भारत रहा है। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। UNCTAD के डेटा का हवाला देते हुए 20-24 के बीच भारत हरित क्षेत्रीय डिजिटल निवेश के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य बनकर उभरा है। इस अवधि में भारत ने डिजिटल सेवाएं, डेटा सेंटर, IT अवसंरचना के क्षेत्र में 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी निवेश भी किया है। मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से कहीं अधिक रहा है यह निवेश। इसके कारण से हम पहले पोजीशन पर इसमें रहे हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी 2026 तक भारत के बाहरी बफर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर था। जनवरी 2026 की बात हो रही है बंधुओं, युद्ध होने से काफ़ी पहले। आयात कवर 11.11 महीने का था हमारे पास में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही यहाँ पर सही दिए गए हैं, दोनों कथन सही दिए गए हैं। भारत बाहरी झटकों से निपटने के लिए बेहद मजबूत सुरक्षात्मक उपायों के साथ 2026 में प्रवेश कर चुका है, लेकिन आगे जो हुआ वो तो आपको पता ही है कि क्या हुआ। युद्ध शुरू हो गई, जिसके कारण से हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है आज करीब 501 बिलियन डॉलर के आसपास में पहुंच गया है। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान भारत में औसतन हेडलाइन मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो ये था 1.7%। 1.7% हेडलाइन मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित और स्थिर रखने में बड़ी सफलता मिली है। CPI श्रृंखला शुरू हुई है, तब से भारत में सबसे कम मुद्रास्फीति दर्ज की गई, महंगाई कम दर्ज की गई थी, जिसमें अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत शीर्षक मुद्रास्फीति 1.7% रही है। यह वैश्विक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक बहुत ही सकारात्मक प्रदर्शन पिछले वर्ष भारत का रहा है। 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से किन वस्तुओं की कीमतों में लगातार कमी के कारण से हुआ है? तो इनमें सब्जियों और दालों की जो कीमत है लगातार कम होने के कारण से जो फूड इन्फ्लेशन है यह कंट्रोल रहा है भारत में, यही यहाँ पर कहा गया है। कोर मुद्रास्फीति की स्थिति गति मुख्यतः सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं कीमतों में उच्च मुद्रास्फीति से प्रभावित रही है, जिसको हम लोग कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। कारण ये दिया है कि सोना और चांदी को छोड़ करके कोर मुद्रास्फीति 4.62% से घट करके 2.27% रह जाती है। अगर हम लोग सोना और चांदी को छोड़ दें तो कोर इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ए और आर सत्य है और सही सही व्याख्या भी दिया हुआ है। यदि कोर मुद्रास्फीति का ऊंचा स्तर सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं कीमतों से प्रभावित रहा है। कारण भी सही है। कुल कोर मुद्रास्फीति 4.62% थी, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर को छोड़ दिया जाए तो यह घट करके 2.260% पर रह जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सब कुछ सही दिया हुआ है, कारण और कथन दोनों सही हैं।
वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 24 के बीच, वित्त वर्ष 20 से 24 के बीच कृषि के किस उपक्षेत्र ने सबसे अधिक औसत जीवीय वृद्धि दिखाई है? जीवीय वृद्धि सबसे अधिक किस में देखी गई है कृषि में? तो यह मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। कृषि का तेजी से विविधीकरण, डाइवर्टिफिकेशन, वित्त वर्ष 24 से 24 के बीच मत्स्य पालन एक्वाकल्चर ने सबसे अधिक 7.2% की औसत जीवीए को दर्ज किया है। इसके बाद पशुधन क्षेत्र में 6.1% की वृद्धि देखी गई है, जबकि केवल फसल के क्षेत्र की वृद्धि दर 4% थी। ओनली फसल का 4% है। और उसके अलावा पशुधन का अगर आप लोग देखेंगे तो यह 6.1% का है, जबकि मत्स्य पालन एक्वाकल्चर का 7.2% है, 7.2% है। इस नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वित्त वर्ष 26 में भारत की सेवा क्षेत्र की जीवीय वृद्धि दर क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 9.1% है। आर्थिक समीक्षा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए सेवा क्षेत्र के जीवीय वृद्धि दर 9.8% दी गई है, जो कृषि जीवीय 3.1%, उद्योगों का 6.2 से अधिक है, यानी कि प्राइमरी का एग्रीकल्चर का 3.1% है, सेकेंडरी सेक्टर का 6.2% है जीवीए, और सेवा सेक्टर का 9.1% है। तो इसको याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। शहरी रोजगार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। शहरी रोजगार में सेवाओं की हिस्सेदारी 61.9% है। कुल औपचारिक रोजगार सृजन में सेवाओं का हिस्सा 51.7% है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। भारत के शहरों के लिए सेवा क्षेत्र लाइफ ब्लड बन गया है। दोनों कथन पूरी तरह सटीक हैं। शहरी रोजगार में सेवाओं का दबदबा है, 61.9% है। इसके अलावा ईपीएफओ डेटा के आधार पर नए औपचारिक रोजगार सृजन में भी सेवा सेक्टर का योगदान काफ़ी ज़्यादा अधिक है, यानी कि जो भी नए रोजगार सृजित हो रहे हैं या शहर में जो युवाओं को रोजगार मिलते हैं, उसमें सर्विस सेक्टर का ही सबसे ज़्यादा योगदान है। 2024 में घरेलू पर्यटक यात्राओं में कितने % की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 17.5% की वृद्धि हुई है। टूरिज्म सेक्टर में घरेलू लचीलापन अधिक स्पष्ट है। समीक्षा के अनुसार वर्ष 24 में घरेलू पर्यटक यात्राओं में 7.5% की तेज वृद्धि दर्ज की गई। इसकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आवागमन में 8.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। विश्व स्तर पर अपने जेन एआई स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। भारत का प्रौद्योगिकी स्टार्टअप परितंत्र विश्व स्तर पर अग्रणी स्थिति में है। जनरेटिव एआई के मामले में फर्स्ट हाफ में हम पहले छमाही 2025 तक भारत में 890 जनरेटिव एआई स्टार्टअप स्थापित हो चुके थे, जिससे यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम जनरेटिव एआई के मामलों में हमारा हो गया है। भारत के कुल विनिर्माण मूल्यवर्धन में मध्यम व उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण की हिस्सेदारी 46.3% है। कारण दिया हुआ कि वास्तविक उद्योग जीवीए वृद्धि में फर्स्ट हाफ वित्तीय वर्ष 26 से भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए सत्य है, लेकिन आर असत्य दिया हुआ है यहाँ पर। संरचनात्मक परिवर्तन के तहत अब भारत के विनिर्माण मूल्यवर्धन मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिशन में मध्यम व उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों का योगदान बढ़ करके 46.3% हो गया है। क्योंकि भारत के वास्तविक उद्योग जीवीए वृद्धि गिरी नहीं है, बल्कि फर्स्ट हाफ वित्त वर्ष 25-26 में 7% की दर से बढ़ी है। तो इसको याद रखिएगा। ये दूसरा इसीलिए गलत दिया हुआ था क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्लाइन, जबकि यह इंक्रीज हुई है। ओके, 7% से। वाहन पर कुल ईवी पंजीकरण वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 25-26 के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR है, कितना है? तो यह 62.5% है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पंजीकरण जो है 62.5% बढ़ा है। वित्त वर्ष 20-21 को हम लोग देखेंगे, वित्त वर्ष 25-26 को हम लोग देखेंगे। तो उस दौरान ग्रीन मोबिलिटी दिशा में भारत की प्रगति तीव्र है। वाहन पोर्टल के आंकड़े के आधार पर वित्त वर्ष 20 से 25 के बीच इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण में अभूतपूर्व उछाल आया है। 62.5% की चक्रवृद्धि वृद्धि दर को दर्ज किया गया है इन 5 वर्षों के दौरान। नवाचार परिस्थिति तंत्र के कथन पर विचार करें। कंसीडर स्टेटमेंट ऑन द इनोवेशन इकोसिस्टम। 2025 में DPIIT द्वारा
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या बढ़ करके 1.97 लाख हो गई है। उद्यमशीलता नीति एवं संस्कृति में भारत वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान पर आया है। इंडियाज रैंक 12th ग्लोबल इन इंटरप्राइज पॉलिसी एंड कल्चर में उद्यमशीलता की नीति और संस्कृति जो होती है उद्यमशीलता को लेकर के, इसमें हमारी रैंकिंग 12th है ग्लोबली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से परिपक्व हो रहा है। दोनों कथन सही हैं। DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2017 में मात्र 0.05 लाख था, मतलब कुछ हज़ार थे, जो उछल कर 2025 में 1.97 लाख हो गया है स्टार्टअप। साथ ही उद्यमशीलता और नीति एवं संस्कृति इंटरप्राइज पॉलिसी एंड कल्चर के मामले में भारत ने वैश्विक स्थान पर 12th पोजीशन हासिल किया है। वर्ष 2025 के लिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? भारत की रैंक 38 है, 38th पोजीशन है, और यही सवाल पूछा भी गया है। नवाचार अनुसंधान में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2015 में हमारी रैंकिंग 81 थी। 10 वर्षों में हमने 38वें पोजीशन तक अंक ले आए हैं हम। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 26, यानी कि वित्त वर्ष 13-14 से वित्त वर्ष 25-26 60% का विस्तार हुआ है। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो अब इसकी कुल लंबाई है 1,46,572 किलोमीटर। कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक में सुधार के लिए बुनियादी ढांचों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। वित्त वर्ष 13-14 में 91,287 किलोमीटर से 60% बढ़ करके 1,46,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 14 वित्त वर्ष 26 दिसंबर तक के बीच संचालित उच्च गति कॉरिडोर हाई स्पीड कॉरिडोर में कितने गुना की वृद्धि हुई है? हाई स्पीड जो कॉरिडोर बनाए जाते हैं उनमें कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 10 गुना की उनमें वृद्धि दर्ज की गई है। परिवहन गति को तेज करने के लिए संचालित उच्च गति कॉरिडोर पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये कॉरिडोर वित्त वर्ष 13-14 के 550 किलोमीटर से बढ़कर के वित्त वर्ष 26 दिसंबर तक 5,364 किलोमीटर हो गए हैं। 13-14 से इसलिए कंपेयर किया जाता है भाइयों बहनों, क्योंकि उस समय मोदी जी की नई सरकार बनी ही थी। बंदरगाहों पर औसत कंटेनर जहाज टर्न अराउंड समय वित्त वर्ष 15 में 43.44 घंटे से घट करके वित्त वर्ष 25 में 30.08 घंटे हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात ए सत्य है, आर गलत है। इस अवधि के दौरान कुल बंदरगाह क्षमता में भी कमी आई है। ए सत्य है, आर असत्य है। यहाँ पर क्यों भाई? कुल बंदरगाह क्षमता में वृद्धि हुई है, न कि कमी आई है। भारत के बंदरगाहों पर संचालन दक्षता में सुधार हुआ है, जिससे औसत कंटेनर जहाज टर्न अराउंड टाइम 43 घंटे से घट करके 30 घंटे हो गया। मतलब एक जहाज़ आता है तो उसको खाली करने या भरने में पूरा जो समय लगता था उसके टर्न अराउंड टाइम हम लोग कहते हैं। क्योंकि दक्षता में यह वृद्धि क्षमता कम होने से नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे में विस्तार के कारण से आई है, इसके कारण से यहाँ पर कारण गलत दिया हुआ है। कुल बंदरगाह क्षमता 1,561 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ करके 2,771 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। 1 दिसंबर 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल के पानी की सुविधा उपलब्ध है? तो यह 81% परिवारों को नल के पानी की सुविधा उपलब्ध है, सरकार ऐसा कह रही है। ग्रामीण विकास जीवन के सुगमता के क्षेत्र में जल जीवन मिशन ने क्रांति ला दी है। 15 अगस्त 2019 को जहां केवल 3.23 करोड़ परिवारों के पास नल का पानी था, वहीं पर 1 दिसंबर 2025 तक 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुका है। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन 2025-26 पर विचार करें। केंद्रीय बजट 25-26 में इसके लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। क्या यह सही है? इसका लक्ष्य 2033 तक 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करना है। कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। भारत को ऊर्जा सुरक्षा स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में ले जाने के लिए राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई है। दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। 25-26 में से 20,000 करोड़ दिया गया था पिछले साल के बजट में, और इसका प्रमुख लक्ष्य 2033 तक
5 स्वदेशी SMR को परिचालन में लाना है। 2031-32 तक भारत की ऊर्जा भंडारण आवश्यकता कितना होने का अनुमान लगाया गया इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, तो यह 411 गीगावाट हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उच्चतम मांग प्रबंधन के लिए ऊर्जा भंडार महत्वपूर्ण है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन अध्याय में स्पष्ट किया गया इकोनॉमिक सर्वे में कि भारत को 2031-32 तक लगभग 411 गीगावाट घंटे ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 411। हाल के पर्यावरण नियमों के तहत जन विश्वास अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए अपराध की श्रेणी से बाहर लाना कई सारे चीज़ों को। इसका आंसर बी हो जाएगा। पर्यावरण प्रशासन में सुधार और उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए जन विश्वास अधिनियम लाया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मामूली विनियामक उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, डीक्रिमिनलाइजेशन करना, ताकि अनावश्यक उत्पीड़न रुके और अनुपालन को बढ़ावा मिले और क्रिमिनल घोषित करना बंद हो लोगों को। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा के संदर्भ में 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य क्या रखा गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2035 तक सकल नामांकन का अनुपात क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 50% का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा का स्तर को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत 2030 तक 100% GER का लक्ष्य है, 100% है 2035 तक, जबकि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात GER प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में कम से कम 50% लोग भी शामिल हो पाएँ। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पिछले दशक में शिशु मृत्यु दर में 37% की कमी हुई है। मोर्टेलिटी रेट जो बच्चों का होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रोटीन की खपत जैसे पोषण सेवन में थोड़ी सी कमी आई है। तो डी हो जाएगा। ए सत्य है, आर असत्य है। यहाँ पर प्रोटीन के सेवन में बढ़ोतरी हुई है, इसके कारण से यह कम हुआ है, क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पिछले दशक में शिशु मृत्यु दर में 37% की गिरावट आई है। पोषण सेवन में वृद्धि हुई है। डेटा स्पष्ट दिखाता है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कैलोरी और प्रोटीन की खपत 9-10 की तुलना में 23-24 में बढ़ी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। किस पोर्टल ने स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप के लिए 14.32 करोड़ लाभार्थियों का पंजीकरण किया है? तो इस पोर्टल का नाम है यूविन। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित पहल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल को सुव्यवस्थित करने वाले यूविन पोर्टल के अंतर्गत 14.32 करोड़ लाभार्थियों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया जा चुका है। वर्ष 23-24 में महिला श्रम भागीदारी दर कितनी थी? तो यह था 41.7%। कार्यबल महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने नीतिगत प्रयासों को शानदार परिणाम मिले हैं। 17-18 में जहां महिला श्रम बल भागीदारी दर मात्र 23.3% थी, यह उछल करके 41.7% पर आ गया है। इसके साथ ही महिला बेरोजगारी दर भी घट करके 5.6% से 3.2% हो गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI जो होते हैं कि उन्नयन की राष्ट्रीय योजना के तहत कितने ITI को अपग्रेड किया जा रहा है? तो इसमें 1000 ITI को अपग्रेड किया जा रहा है। कौशल विकास को सही दिशा देने के पहल के हिस्से के रूप में कौशल प्रशिक्षण को उद्योग की मांग के अनुरूप बनाया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय योजना के जरिए देश भर के 1000 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नयन किया जा रहा है, जिससे उन्हें स्मार्ट कक्षाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल सामग्री प्रदान की जा सके। भारत में अत्यधिक गरीबी दर 22-23 में घट करके 5.3% हो गई है। यह सरसन दिया हुआ है। कारण है इसका, यह माप $1.90 प्रतिदिन की संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा पर की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य है, आर असत्य है। दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है क्योंकि ये माप बदल गया है। भारत में गरीबी के विरुद्ध प्रगति में बड़ी छलांग लगाते 22-23 में अपनी अत्यधिक गरीबी को 5.3% तक कम कर दिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी। आर असत्य दिया हुआ है क्योंकि पुराने गणना $1.90 प्रतिदिन के हिसाब से था, जो अब कितना कर दिया वर्ल्ड बैंक ने, तो $3 प्रतिदिन कर दिया है।
ये नए आधार पर हमने इतना कम गरीबी को कर लिया है। स्वामित्व के अंतर्गत 2.70 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं। ग्रामीण प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई पहले हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 23-24 में नमो ड्रोन दीदी के तहत 500 ड्रोन दिए गए हैं। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो दोनों को दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। स्वामित्व योजना ने ग्रामीण संपत्तियों को औपचारिक रूप देते हुए 3.28 लाख गांवों की मैपिंग और 2.76 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए हैं। महिलाओं को तकनीकी सशक्तिकरण के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 500 ड्रोन बांटे गए हैं। ड्रोन दीदी बनाया जा रहा है। लखपति दीदी भी योजना है एक। एआई के डेटा स्थानीयकरण ढांचे के तहत भारत के लिए रणनीतिक संपत्ति के रूप में क्या पहचाना गया है? तो भारी मात्रा में इंसान जनित जो हमारे पास डेटा है वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में कथन पर विचार करें। 2024 में घर घर जाकर ठोस अपशिष्ट संग्रहण शहरी वार्डों में 98% हिस्सा को कवर कर रहा है। अपशिष्ट प्रसंस्करण 14-15 में 16% से बढ़ करके 24-25 में 80% हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों कथन सही दिए हुए हैं। जीएसटी के तहत लेन देन की गति के संदर्भ में कथन पर विचार करें। वित्त वर्ष 26 अप्रैल दिसंबर में ई वे बिल वॉल्यूम जनरेशन 115 करोड़ तक पहुंच गया है। इस अवधि में ई वे बिल वॉल्यूम की वर्ष दर वर्ष वृद्धि 21% रही है। ई वे बिल लेना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। दिसंबर 2025 में मौद्रिक समुच्चयों की वार्षिक वर्ष दर वृद्धि के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा, ये मॉनेटरी एग्रीगेटर्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा M0, M3, तो ये उसी के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। M3 12.1%, CRR एडजस्टेड M0 होगा उसके बाद से M0 का स्थान आ जाएगा। तो ये याद रखने की चीज़ है। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा डिटेल में यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। वित्त वर्ष 2025 में जीवन और सामान्य बीमा के कुल प्रीमियम आय कितनी हो गई है? तो ये जो सरकार ने बताया 11.9 लाख करोड़ रुपए बीमा से आय हो गई है। कुल प्रीमियम आय वित्त वर्ष 21 में 8.3 लाख करोड़ से बढ़ करके 11.9 लाख करोड़ हो गई। इससे जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा 6.3 लाख करोड़ का भुगतान और फाइनेंशियल 25 में प्रबंधित परिसंपत्तियाँ 77.4 लाख करोड़ भी दर्शाई गई हैं। तो ये सारे के सारे आंकड़े याद रखिएगा। जीवन बीमा से जुड़े हुए जो सरकार के पहले होती हैं उससे संबंधित, इसका आंसर बी हो जाएगा। वित्त वर्ष 25 में राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए कौन सा युग्म सही दिया हुआ है? तो ये हो जाएगा 198.6 लाख सब्सक्राइबर, 1398.7 हज़ार करोड़ का कम से कम इसका क्या है, तो इसमें लोग जुड़े हुए हैं और इतने हज़ार करोड़ का इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। वो पेंशन कवरेज के बारे में जो बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि 198.6 लाख सब्सक्राइबर्स और 1398.7 हज़ार करोड़ का AUM उन्होंने दिया है। 641.3 लाख और 44.8 हज़ार करोड़ वाला युग्म अटल पेंशन योजना से संबंधित है। तो इसको भी याद रखिए कि ये जो ऑप्शन बी दिया हुआ है यह अटल पेंशन योजना से जुड़ा हुआ फैक्ट दिया गया है आपके इकोनॉमिक सर्वे में। और ये राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में पूछा गया है। पेंशन योजना क्या है? तो जैसे आपको पेंशन लेना है, मान लीजिए अटल पेंशन योजना है, तो आप अभी से 60 वर्ष तक पर मंथ कुछ पैसे जमा करते जाइए और जिस हिसाब से आपने पैसे जमा किए होंगे, जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको उसी हिसाब से मंथली पेंशन मिलने लग जाएगा। तो ये स्कीम है भारत सरकार की। जो अनौपचारिक क्षेत्र, ऐसे लोग जो सरकारी जॉब में नहीं हैं, किसी अच्छे जॉब में नहीं, उनको पेंशन नहीं मिलता है, तो बुढ़ापे के लिए आप अभी से निवेश कर सकते हैं। इसी को लेकर के यह स्कीम है भारत सरकार की। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि वित्त वर्ष 25 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों की संख्या कितनी रही, कितने IPO आए? तो इसका आंसर हो जाएगा C 320। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत SC ST OBC अन्य अल्पसंख्यकों के खातों में कितना वितरण किया गया है? तो 33.4 करोड़ खातों में 15.6 लाख करोड़ का वितरण भारत सरकार के द्वारा किया गया है SC ST OBC से जुड़े हुए में। अप्रैल दिसंबर 2025 में सेवा व्यापार के संदर्भ में कौन सा युग्म यहाँ पर सही होगा, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए।
सेवा निर्यात 304 बिलियन डॉलर, सेवा आयात करीब में 152 बिलियन डॉलर और सेवा व्यापार करीब में 151.7 बिलियन डॉलर के आसपास में रहा है। तो इसको याद रखिए। 304 बिलियन डॉलर का मतलब करीब में 28 लाख 25 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा हो गया। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए 54 के करीब में बहुत ही शानदार सवाल थे जिसको मैंने करवा दिया है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा और वीडियो आएगा जो बजट के साथ ही मैं डिस्कस करूँगा। जो बजट का वीडियो मैं लाऊंगा उसमें इकोनॉमिक सर्वे के सवालों को भी, कुछ और भी सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं शामिल कर दूंगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। जैसा भी आपको सही लगे मुझे बताइएगा। किसी में सुधार करना है तो भी बता सकते हैं। और एक चीज़ है, किसी के आंकड़े में अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसे भी करेक्ट करूँगा या देखूँगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है। वैसे तो आंकड़े 2 बार 3 बार वेरीफाई करके मैं लाया हूँ, कहीं पर कोई गलती नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।